जरिए हम बताते हैं कि रूस का स्ट्रैटेजिक मूव आखिरकार क्या है, पुतिन की पलटन कहां से कहां की तरफ बढ़ रही है। इस मैप को जरा गौर से देखिए और मैप के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो बदली है। ये क्रीमिया और इसके ठीक नीचे आप जो ये देख रहे हैं रूस का नोवोरोसिस्क पोर्ट है, जहां पर रूस के तमाम जो वॉरशिप हैं, जो जहाज है, जंगी बेड़े हैं, वो तमाम चीजें यहां पर मौजूद रहती थी और यहां से जो मूवमेंट है वो देखने को मिली है। ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक सी है और ब्लैक सी में जो है इस पोर्ट से जो है यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने अपनी जंगी जहाज और तमाम जो वॉरशिप है वो इस तरफ यानी यूक्रेन के साउथ में जो है यहां से मूवमेंट देखने को मिली है। ये तमाम इलाका बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ये वो इलाके जो ब्लैक सी को देखिए, ब्लैक सी से सटे हुए इलाके हैं और यहां पर यूक्रेन यानी ये जो पोर्ट है यहां पर तमाम जो है वॉरशिप मौजूद होती थी रशिया की और यहां से अब मूवमेंट जो है रशिया ने इसकी की है, जो बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है और यूक्रेन के साउथ में जो है वो तमाम जंगी जहाज, वॉरशिप, पनडुब्बियां जो बताई जा रही हैं कि इन पनडुब्बियों में परमाणु हथियार भी हैं, उसका मूवमेंट किया गया है। तो ये जाहिर सी बात है एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो रशिया का बताया जा रहा है। चलिए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए रूस के स्ट्रैटेजिक मूव की एक एक अपडेट जो है वो बताते हैं। 11 जनवरी को ब्लैक सी में अचानक से हलचल देखी गई। रूस के बड़े बड़े वॉरशिप नोवोरोसिस्क पोर्ट से जो है रवाना हुए। रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी ब्लैक सी की तरफ जो है वो रवाना हुई। जाहिर सी बात है कि रूस जो है अपना स्ट्रैटेजिक मूव उसने अब चेंज किया है। 11711 इवान ग्रेन क्लास की लैंडिंग शिप ब्लैक सी की तरफ रवाना रूस की तरफ से कर दिया गया है। वहीं काला सागर का सबसे बड़ा युद्धपोत योत्र मोरगुनोव भी रवाना रूस की तरफ से कर दिया गया है। बेड़े में प्रोजेक्ट 636.3 इंप्रूव्ड किलो क्लास की पनडुब्बियां जो है उन्हें भी रवाना किया गया है। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर कुछ युद्धपोत और सपोर्ट जहाज ही बचे हैं, यानी बताया जा रहा है ये पोर्ट पूरी तरह से खाली कर दिया है रूस ने। इस पोर्ट पे तमाम जो वॉरशिप मौजूद थे, तमाम जो पनडुब्बियां मौजूद थी, सपोर्ट जहाज मौजूद थे, उसका मूवमेंट जो रशिया ने कर दिया है। अब यूक्रेन के ठीक ब्लैक सी यूक्रेन के बॉर्डर से भी सटा हुआ है साउथ की तरफ, यानी साउथ से घेरने की तैयारी जो है वो रशिया ने यूक्रेन को कर ली है। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रशिया की स्ट्रैटेजिक मूव कैसी रही है। यूके देवनाथ जी, ये हमने ग्राफिक्स के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की कि रशिया ने अब अपने जो है वो स्ट्रैटेजिक मूव में चेंज किया है। सर, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? नोवोरोसिस्क पोर्ट से जो है तमाम जो वॉरशिप्स जो हैं, जो पनडुब्बियां हैं, वो ब्लैक सी की तरफ रवाना की गई है। इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस युद्ध को अब करीबन 1 साल होने के लिए जा रहा है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन और क्रेमलिन ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से अब यूक्रेन के ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से थ्रेट क्रिएट किया जाए। इसके लिए वो शायद उत्तर में बेलारूस से कीव की तरफ हमला करेंगे और अभी जो पूर्व में बाखमत में जो युद्ध हो रहा है, बाखमत जीतने के बाद, सोलेडार जीतने के बाद वहां की जो फौज हैं वो पूर्व से पश्चिम में कीव की तरफ कूच करेंगी नाइपर रिवर को क्रॉस करने के बाद। और अब कल से जो ये नया फ्रंट खुला है ब्लैक सी में, इसमें रूस अब क्रीमिया में अपने अलग अलग नेवल जो डिटैचमेंट्स हैं, नेवल फोर्सेस की जो शिप्स और सबमरीन्स हैं, जिसमें कि ज्यादातर एम्फीबियस शिप्स हैं, उनको ओडेसा की तरफ कूच करा रहा है। ये गौरतलब बात है कि ब्लैक सी के उत्तर का जितना कोस्टल एरिया है वहां पर मोटा मोटी सब जगह पर अब रूसी लोगों का कंट्रोल है। खरसोन, क्रीमिया पहले से रूस के हाथ में था, अब थोड़ा सा ही एरिया है जो कि ओडेसा की तरफ है, जहां पर कंट्रोल करने के बाद शायद रूस इन एम्फीबियस शिप से अपने बख्तरबंद गाड़ियों को लैंड कराएगा, अपनी मेरीन कमांडोज को लैंड कराएगा। तरफ से कह सकते हैं सर कि यूक्रेन को घेरने की तैयारी कर ली है। तो जाहिर सी बात है ये रशिया की एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को सर वो बता दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बेलारूस की जमीन पर रूस की बड़ी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। समझ लीजिए किस तरीके से रूस जो है अलग अलग तरफ से अब यूक्रेन पर अटैक करने वाला है। बेलारूस में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। रूस के टैंक और जवान बेलारूस पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि रूस के 750 पैरा ट्रूप्स बेलारूस जो है वो पहुंच चुके हैं और 16 जनवरी से रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज जो है शुरू होने वाली है, जो 1 फरवरी तक
बताया जा रहा है 16 जनवरी से 1 फरवरी तक ये जो वॉर एक्सरसाइज, रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत होगी। तो अब देखिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल भी जो है वो रशिया करने वाला है। और हमने मैप किस तरीके से दिखाया था कि ब्लैक सी में भी मूवमेंट जो है रशिया की बड़ी है। तो आप मैप एक आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से मैप से हमने आपको समझाया था, एक बार फिर से इस मैप को जरा गौर से देखिएगा और हम आपको समझाते हैं कि पुतिन यूक्रेन की घेराबंदी किस तरीके से दरअसल कर रहे हैं। ये देखिए, ये है यूक्रेन और बेलारूस देखिए यूक्रेन के ठीक ऊपर आपको नजर आएगा। बेलारूस में जो है मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। यहां पर बेलारूस में 750 पैराट्रूपर्स। सर आप अगर चाहे तो एक बार इधर आके जरा ये समझाइए, ये जो ब्लैक सी है सर, और यहां से हमने ब्लैक सी में मूवमेंट देखा जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि यहां पर उस पोर्ट से, नोवोरोसिस्क पोर्ट से यहां पर ब्लैक सी में इसने अपने वॉरशिप तैयार कर दिए। बेलारूस में 750 पैराट्रूपर्स पहुंचे हुए, वहां भी उसकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। और बार बार यूरोपियन कंट्रीज जो इस साइड है वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, यानी चारों तरफ से। बेलारूस से कीव की तरफ कूच किया गया था। 65 किलोमीटर लंबा कॉरवाई था जो कि बाद में वापस चला गया। उसकी एंट्री पहले से तो नहीं थी, इसने डायरेक्ट एंट्री अभी तक नहीं की है, लेकिन जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। तो जरा ये समझाइए कि बेलारूस को किस तरीके से रशिया से फायदा होगा और कैसे यूक्रेन को घेरेगा रशिया। देखिए बेलारूस जो है वो पूरी तरह से अपने अस्तित्व के लिए रूस के ऊपर ही निर्भर है। बेलारूस पहले भी रूस का हिस्सा था, टूटने के बाद भी बेलारूस अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर है। इसलिए बेलारूस जो है डायरेक्टली युद्ध में शायद ना कूदे, लेकिन वह रूस को इतनी तो लिबर्टी दे रहा है कि रूस की जो फौजें हैं वो बेलारूस के रास्ते से कीव की तरफ कूच करें। एक और चीज मैं जो दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखिए ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी का पूरा आधिपत्य रूस अपने हाथ में रखना चाहता है। अभी इस वक्त क्रीमिया पर रूस का ये सर क्रीमिया, हम इधर आ जाए। ये क्रीमिया है। अभी क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। अभी खेरसोन के कोस्टल एरिया में रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन आ जाएंगे हम। और जो ओडेसा का कोस्ट है, ओडेसा के कोस्ट पर अगर रूस कब्जा कर लेता है तो पूरे ब्लैक सी को रूस घेरने के बाद पूरे ब्लैक सी को रूस घेरने के बाद जो बॉस्फोरस स्ट्रेट से जो जाता है भूमध्य सागर की तरफ, उसको रोक सकता है। यानी ये स्ट्रैटेजी है कि ब्लैक सी पर भी पूरी तरह से रूस का कब्जा हो जाए। आप कह रहे हैं कि अभी भी अमूमन ब्लैक सी में जो देखें कि रूस का आधिपत्य है, तो जाहिर सी बात है ये यूक्रेन क्या साउथ पड़ता है सर, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट, जिस तरफ यूरोपियन कंट्रीज पड़ती है, तो जाहिर सी बात है हम ईस्ट से घेर रहे हैं, हम साउथ से घेर रहे हैं, और बेलारूस जो ऊपर है यानी नॉर्थ वेस्ट में, हम वहां से भी, ये 3 पोजीशन हो जाते हैं सर जहां से यूक्रेन को घेरा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए 16 जनवरी से 1 फरवरी तक जो वॉर एक्सरसाइज होने वाली है जो यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी? जी हां, देखिए अगर राजधानी और कीव का एरिया माना जाए और नाइपर रिवर का जो अलाइनमेंट है वो यहां से है, तो एक एक्सिस उत्तर से दक्षिण में कीव की तरफ बढ़ेगा। अभी बाखमुंद में जो युद्ध हो रहा है, सोलेडर में जो युद्ध हो रहा है, एक एक्सिस जो है यहां से कीव की तरफ बढ़ सकता है। और जब ओडेसा के कोस्ट पर रशियन एम्फीबियस कब्जा कर लेंगे तो एक एक्सिस दक्षिण से भी कीव को थ्रेट कर सकता है। यानी यह सुनिश्चित किया जा रहा है क्रेमलिन के द्वारा कि यूक्रेन की जो डिफेंसिव फोर्सेस हैं वो 3 एक्सिस पर बट जाएं, यानी एक जगह कंसंट्रेटेड एकत्रीकरण ना कर पाए। इससे क्या होगा कि यूक्रेन की जो फौजें हैं उनकी कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि उनको 3 मोर्चे पर एक साथ युद्ध लड़ना होगा। लेकिन सर आपने जिस बात का जिक्र किया, बखमुट और सेलेडर, ये आसपास के ही इलाके हैं और जाहिर सी बात है सेलेडर होते हुए बखमुट पर रूस जो है वो कब्जा चाहेगा। पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाके पहले से रूस ने कब्जा कर रखे हैं, जहां पर अभी पीछे ढकेलने की लड़ाई चल रही है यूक्रेन की तरफ से। सर समझना ये चाहूंगी कि एक साथ सेलेडर और बखमुट पर जिस तरीके से आक्रमण तेज हुए वो इसलिए हुए हैं क्योंकि यहां कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है रशिया, यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा। यूक्रेन की आर्मी लगातार पीछे ढकेल रही है, इसलिए कोशिश यही है कि ये आर्मी आगे बढ़े। एकदम। देखिए जो युद्ध की शुरुआत हुई थी उसमें ईस्टर्न फ्रंट से पश्चिम की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर आप देखें खार्किव के युद्ध में रूस की फौजें बहुत जल्दी हारकर पीछे हटने में मजबूर हो गई। अभी फिलहाल दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन पर रूसी फौजों का कब्जा है, लेकिन वो क्या चाहते हैं
कि ये जो नाइपर रिवर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रूस का यही होगा कि नाइपर रिवर जो है, इसका जो पूर्वी भाग है, वहां तक रूस की फौजों का आधिपत्य हो जाए, डोमिनेंस हो जाए। इतना होने के बाद वो कीव के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकते हैं कि वो मजबूर होकर, डर कर, कमजोर होकर बातचीत करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और घुटने टेक कर रूस से माफी मांगे और रूस के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके सामने सरेंडर कर दे। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी जो बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनाई जा रही है, अलग अलग फ्रंट से किस तरीके से यहां यूक्रेन को घेरने की स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो रशिया ने की है। इस बीच यूक्रेन भी जो है वो चुप नहीं बैठा है। एक बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता दें, यूक्रेन के 200 सोल्जर जो है वो स्पेन पहुंचे हैं। दूसरी ब्रिगेड ट्रेनिंग के लिए स्पेन पहुंची है। यूक्रेन के जो सोल्जर हैं, जो ट्रुप्स हैं, वो पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। होक एयर डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ये सोल्जर जो हैं वो स्पेन पहुंचे हैं और वहां के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो किस तरीके से उनका स्वागत कर रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए जरा। Admiramos su heroicidad, su valentía y la forma en que están defendiendo su país. और चलिए आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस डिफेंस सिस्टम की आखिरकार खासियत क्या है। खासियत की बात करें तो देखिए ऑपरेशनल रेंज जो है 45 से 50 किलोमीटर का इसका है। हॉक की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, 50 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ये जो है हिट कर सकता है। वहीं वॉरहेड की बात, हॉक सिस्टम जो है 55 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार जो है वो हो जाती है। फ्लाइट सीलिंग 20,000 मीटर है। फ्लाइट सीलिंग 20,000 मीटर यानी 20 किलोमीटर तक की हाइट पर एयरक्राफ्ट ये हॉक सिस्टम जो है वो अटैक कर सकता है। 20 किलोमीटर बहुत ज्यादा रेंज होती है, आप इसको समझिए। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो सेमी एक्टिव रडार होमिंग रहता है, मतलब जिस रडार के कमांड पर ये पूरा सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है वो सेमी एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम है। ये वॉर जोन में दुश्मन की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, टारगेट के लिए अलर्ट जो है वो कर देता है। तो जाहिर सी बात है जब एक्यूरेट आपके पास पोजीशन रहेगा तो आप वहीं पर जो है आप टारगेट करेंगे। सर, इस हॉक सिस्टम की बात करें जिसकी ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के सोल्जर पहुंचे स्पेन, इसको मिलने के बाद या अभी तक तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले, किस तरीके से यूक्रेन की सैन्य क्षमता बढ़ने वाली? देखिए, यूक्रेन को सबसे ज्यादा खतरा था वो रूस के फाइटर विमान से, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर से और रूस के ड्रोन से था। इनसे निपटने के लिए नेटो कंट्रीज ने अब तक रूस को दिया था स्ट्रिंजर मिसाइल और पहले से ही यूक्रेन की एयरफोर्स के पास एयर डिफेंस सिस्टम था S-300। अब अमेरिका जो है उनको पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है और अब हॉक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यूक्रेन की जो फौजी हैं वो स्पेन में गए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। इनका एक ही मकसद है, मकसद ये है कि भविष्य में अब से जो युद्ध होगा उसमें रूसी एयरफोर्स या रूसी जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ही शूट डाउन कर देना, ताकि यूक्रेन की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या यूक्रेन के जो इंडस्ट्रियल शहर हैं, उनके जो कारखाने हैं या रेसिडेंशियल एरिया हैं, उनको कोई खतरा ना हो। एक और चीज जो है यूक्रेन अब जानता है, वो पश्चिमी देश से बार बार गुहार लगा रहा है कि उसे अगर इस युद्ध में जीतना है तो उसे ना सिर्फ जमीन पर वरन हवाई में भी रशियन फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट करना है, जिसके लिए वो बार बार बड़ी मात्रा में लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग कर रहा है। ये इससे भी साबित होता है कि पिछले एक महीने से अगर आप देखें, रूस ने बार बार ड्रोन्स के जरिए या सुसाइड कामिकाजे शाजिद 136 का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के ठिकानों पर बहुत ही भयंकर और जबरदस्त हमले किए हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि पश्चिमी देश, नेटो देश जो हैं वो यूक्रेन को बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराएं। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि अगले एक महीने में जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, जमीन जो है वो शायद इन्फेंट्री और आर्मर के लिए थोड़ा ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। तो जमीनी युद्ध भी अब आस्ते आस्ते बढ़ेगा और जमीनी युद्ध जब आस्ते आस्ते बढ़ेगा, टैंक के बीच में, आर्मर फॉर्मेशन के बीच में, और जब बख्तरबंद गाड़ियां जाएंगी तो उस वक्त आस्ते आस्ते क्या होगा कि हवाई इंटरफेरेंस, यानी रशियन एयरफोर्स बहुत कोशिश करेगी कि यूक्रेन के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को हवा से ही नष्ट करें। इनसे बचने के लिए
यूक्रेन को अब पेट्रियट और हॉक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बहुत ही दरकार है। और जाहिर सी बात है, इसी को देखते हुए जो है यूक्रेन ने अपने सोल्जर्स जो है स्पेन भेजे हैं। हॉक एयर डिफेंस सिस्टम जब यूक्रेन को मिल जाएगा, उसकी ट्रेनिंग लेकर जो सोल्जर लौटेंगे, जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल भी यूक्रेन जो है वो करेगा। यूके देवनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।